झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे। भारत में अगर चुनाव की बात ना हो तो फिर क्या कहना। और झारखंड में चुनाव है, आपको बता दें झारखंड में 2 फेज में चुनाव है। 13 नवंबर को, जिसके लिए लगातार नामांकन का दौर जारी है, और उसके बाद 20 नवंबर को वोटिंग है। नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में 1 फेज में वोटिंग है, 20 नवंबर को वोटिंग होगी सारी सीटों पर, और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। तो सबसे पहले झारखंड से शुरू करते हैं। झारखंड में सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन डेफिसिट में थे, लेकिन जैसे उनको जेल में डाल दिया गया तो उनके समाज की भी सिंपैथी बढ़ी, और झारखंड के लोगों को लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, और इस वजह से इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिल रहा है। जेल से आने के बाद उनकी राजनीतिक सोच भी बदली है, और वो खासकर जो शोषित वंचित समाज है, जो 90% आबादी है, उसको लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। उसके बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से वो रैलियां कर रही हैं, उससे भी हेमंत सोरेन को काफी मदद मिल रही है। लेकिन सबसे बुरी खबर वहां बीजेपी के लिए है। चंपई सोरेन को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था कि चंपई सोरेन के जाने से हेमंत सोरेन को बहुत नुकसान होगा, लेकिन आज लुइस मरांडी, जो एक बड़ी आदिवासी नेता, आदिवासी समाज से आती है, झारखंड की बड़ी नेता हैं, वो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया और जेएमएम ज्वाइन कर लिया। लुइस मरांडी वो बड़ी नेता हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन को एक बार चुनाव हराया था। तो लुइस मरांडी जो है वो आ गई हैं। उसके बाद और कई नेताओं ने झारखंड में जो है आए हैं। 3 पूर्व एमएलए उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया है, कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टुडू, केदार हाजरा। वहीं रमाकांत रजक जो है आजसू से, वो भी जेएमएम के पाले में आ गए हैं। तो ये जेएमएम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और वहां से आधा से ज्यादा। वहीं जेएमएम ने एक लिस्ट जारी किया। दरअसल बताऊंगा कांग्रेस की लिस्ट में कौन कौन है। कांग्रेस ने अब तक 21 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तेजस्वी यादव ने भी लगभग मान लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के नीचे ही साथ ही चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उनको आधा दर्जन लगभग सीट है। तो तेजस्वी यादव का वो पहले बयान सुना देते हैं। भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा झारखंड में शासन किया, और झारखंड को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उन लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण विरोधी लोग, जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण को भी लागू नहीं होने दिया झारखंड में, उसको जो है झारखंड की जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। तो ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं, और अगर ये अलग हो जाते, जिस तरह से तानातानी की खबरें आई थी, तो मुश्किल हो जाती। लेकिन अब लगभग सब कुछ ठीक है। और ये देखिए, ये हैं लुइस मरांडी, जो एक बार जेएमएम को हेमंत सोरेन को चुनाव हरा चुकी हैं। उनका जेएमएम में आना, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो कांग्रेस ने थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक किया है, लेकिन अभी पूरी ठीक की गुंजाइश नहीं है। हरियाणा 21 सीटों पर कांग्रेस ने झारखंड में अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो इसका मतलब है कि 70 सीटों की बात हुई थी। 70 सीट में कांग्रेस लड़ना था और जेएमएम को लड़ना था। 81 सीटें हैं। इसका मतलब है कि 49 सीटों पर जो है लड़ सकती है जेएमएम, चुनाव लड़ सकती है। ये बड़ी खबर है। लेकिन उसी बीच जेएमएम ने एक बड़ा ट्वीट किया है, बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। किस तरह से, सोचिए कि बीजेपी में स्थानीय लेवल पे बड़ी नाराजगी है, क्योंकि बीजेपी ने अब तक 66 टिकट जो अनाउंस किया है, क्योंकि वो भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को भी टिकट दे रहे हैं, जेडीयू को भी कुछ टिकट जाएगा, आजसू को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो 66 में 35 जो उनके कैंडिडेट हैं वो दूसरे दल से आए हुए हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जेबीएम से, लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से, परितोष सोरेन जेबीएम से, माधव महतो आजसू, सीता सोरेन जेएमएम, देवेंद्र कुबर जेबीएम, गंगा नारायण आजसू चुनाव 4 बार हारे, रणधीर सिंह जेबीएम, अमित यादव इंडिपेंडेंट थे, मनोज यादव आईएनसी से आए हैं, रोशन चौधरी आजसू, प्रदीप यादव इंडिपेंडेंट थे, नागेंद्र महतो जेबीएम, मंजू देवी। तो इसका मतलब है कि इसका बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो बीजेपी ने अपने कैडर को कम टिकट दिया है, और जो दूसरे दल से लोग आए हैं उनको ज्यादा टिकट दिया, और इसको हेमंत सोरेन मुद्दा बना रहे हैं। हेमंत सोरेन अभी फिलहाल लीड लेते हुए दिख रहे हैं,
क्योंकि आरजेडी से उनका पैचअप हो गया है। आरजेडी तो 70 लगभग 11 सीटें उन्होंने छोड़ा, उसमें कुछ लेफ्ट पार्टियों को मिल सकता है और हो सकता है कि 6-7 सीटों पर 6 सीटों पर तो बात हो गई है, तो आरजेडी का भी जनाधार है। तो हेमंत सोरेन के लिए अच्छा है। और झारखंड में ये अपडेट है चुनाव पर कि लगभग बातचीत ठीक है। बीजेपी वहाँ फिलहाल अभी पिछड़ती हुई दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी आगे दिख रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बीच अभी भी बात नहीं बने। 288 सीटों पर चुनाव है, आप सबको पता है। वहाँ लगभग बीजेपी गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अजीत पवार और जो शिंदे है मुख्यमंत्री का शिवसेना गुट है, उसको कम सीटें मिल सकती हैं, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच लगातार तनातनी है। दोनों 100-100 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। 88 सीट पर जो है वो लड़ सकती है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी लड़ सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं वहां सबसे बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए राह आसान है क्योंकि वो उनके पास ओबीसी चेहरे पर वो कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं मुख्यमंत्री का। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि शिंदे को अगर वो हटाते हैं तो मराठा वोट जो भी है वो चला जाएगा। तो बीजेपी हरियाणा वाला मेथड अपना सकती है, वो गैर मराठा मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है, खासकर ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसके पास छगन भुजबल और पंकजा मुंडे जैसे नेता हैं, या वो एससी समाज से भी मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं। कांग्रेस के पास ये मजबूरी है, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो परिणीति शिंदे को आगे ला सकती हैं, जो दलित समाज से आती हैं, सुशील शिंदे की बेटी हैं। वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस वहां एक बड़ा डेफिसिट है गठबंधन के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है, फोटोकॉपी है जहां जहां कांग्रेस बीजेपी से लड़ती है। लेकिन एक बात है, आज अखिलेश यादव ने लगभग कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की ट्विनिंग हो गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें साफ है कि उनकी ट्विनिंग हो गई है अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, उसके बाद कांग्रेस हार गई थी। उसके बाद हरियाणा में ट्विनिंग नहीं हुआ, हरियाणा में गठबंधन नहीं हुआ, फिर कांग्रेस हार गई। तो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहती है। और हो सकता है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को 10 सीटें का फायदा हो। 2 सीटें उनकी पिछली बार भी थी, 10 सीटों का फायदा हो। रही बात प्रकाश अंबेडकर की, तो वो एक बड़ी ताकत है, बीएसपी बड़ी ताकत है। आज चंद्रशेखर आजाद ने वहां बैठक की है। तो अगर बीएसपी और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन होता है तो भी ये फिर बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को डेंट होगा। लेकिन सवाल है कि प्रकाश अंबेडकर से लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात हो रही थी, तो कांग्रेस जिस तरह से डिच करती है तमाम दलों को, खासकर रीजनल पार्टियों को जिस तरह से डिच करती है, और बीएसपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। तो मायावती जी ने जिस तरह से कहा है कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक बड़ी खबर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में राह आसान दिख रही, क्योंकि वहां बीजेपी के पास मौका है ओबीसी की राजनीति करने की। वो ओबीसी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। क्या शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस जो एनसीपी के नेता हैं शरद पवार, वो क्या ओबीसी के नाम पर सहमत होंगे? उनके पास छगन भुजबल बड़े नेता थे ओबीसी के, वो फिलहाल उनके भतीजे अजीत पवार के गुट में हैं। कांग्रेस बीजेपी के पास बड़े ओबीसी नेता हैं जो पंकजा मुंडे हैं। कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है, वो अभी भी मराठा वोट पर आश्रित हैं। और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि जो जहां जिनका सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सर्वाइवल रहा है, दिलीप मंडल के जाने के बाद बीजेपी की राय बदली है और हरियाणा में ओबीसी के दम पर, एससी के दम पर वो चुनाव जीत के आए हैं। इस कार्ड को वो खेलना चाहते हैं हरियाणा में। झारखंड में भी ओबीसी फैक्टर वो कर सकते हैं। आजसू जो है महतो, सुदेश महतो की पार्टी है, तो वहां भी ओबीसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उनको टिकट भी भरपूर संख्या में देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एससी एसटी का ओबीसी का वोट लेंगे और टिकट जनरल को देंगे। कांग्रेस इसी वजह से हार रही। कांग्रेस वोट लेती है एससी एसटी ओबीसी का, लेकिन टिकट ज्यादा जनरल को देती है। तो एक बड़े राजनीतिक प्रक्रिया से गुजर रहा है और एससी एसटी ओबीसी के लोग राजनीति में भी आ रहे हैं और वो 90% रिप्रेजेंटेशन भी खोज रहे हैं। तो अभी की स्थिति में अगर मेरा आकलन है कि झारखंड में बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है और महाराष्ट्र में उसकी मुश्किलें आसान होती दिख रही है। आप लोग अगर झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।